ओंकार एक ओंकार। मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश एक्यूमेन अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। इस बुक के अंदर आप लोगों को ग्रामर, थियरी, सारी की सारी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस बुक को बहुत पेशेंस से तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर डिटेल्स दी गई हैं हर एक ग्रामर के टॉपिक की। हर एक ग्रामर के टॉपिक में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या पॉसिबल वेज हैं आपको कंफ्यूज करने की, वो हर तरीके आपके सामने बुक में दिए गए हैं। आप लोगों को वोकैबुलरी याद करने में जो जो परेशानियां आती हैं, उन सभी परेशानियों का सोल्यूशन इस इंग्लिश एक्यूमेन में बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है। और इसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और अनसीन पैसेजेस को सोल्व करने की टेक्निक तैयार की गई है। हमारी इस बुक में क्यूआर कोड भी दिया जाता है और इस क्यूआर कोड में आप सभी के सभी चैप्टर्स और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी पाएंगे। तो आज ही इस किताब से पढ़ना शुरू करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। सभी को नमस्कार, कैसे हो मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। सभी का स्वागत है करियर विल ऐप पर। सारे बच्चे आगे बेटा फटाफट से फिर प्यार भरी बात आगे बढ़ाएंगे। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। कैसे हैं आप सभी, क्या हालचाल है आप सभी के, और पढ़ाई कैसी चल रही है, मेहनत कैसी चल रही है आप सभी की, बताओ जरा। रिवीजन कर रहे हो बेटा? वॉइसेस ही करेंगे बेटा, वॉइसेस ही पढ़ेंगे आज। रिवीजन कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। तो चलिए, ये अच्छी बात है, आप रिवाइज कर रहे हैं और चीजों को अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बात करनी शुरू करेंगे भाई वॉइसेस के बारे में। ठीक है भाई, देखो जी, जिसको जो जो जानकारी है, जिसने पढ़ा है, वो जरूर मुझे बता के चलेगा कि मैं जो आपसे पूछूंगा जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से पहले मुझे बताओ भाई, वॉइसेस की हम जब बात करते हैं तो वॉइसेस दो हिस्सों में बंट जाते हैं दोस्तों। वॉइसेस दो हिस्सों में बंट जाते हैं दोस्तों। एक हुआ हमारे सामने एक्टिव वॉइस और दूसरा हिस्सा हुआ हमारे पास जिसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस। दो हिस्से हुए दोस्तों, एक हुआ हमारा एक्टिव वॉइस और एक हिस्सा हुआ हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, डेफिनेशन बताओ जरा एक्टिव वॉइस की हमने क्या कही भाई, थोड़ा सा बताते चलो बेटा, थोड़ा सा बताते चलो। इसी बहाने चीजें याद हो जाती हैं और इसी बहाने चीजें आसान भी हो जाती हैं। ठीक है, जब भी हम किसी एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या बताइए भाई, डूअर इज मोर इंपोर्टेंट। डूअर इज, सारे बच्चे साथ साथ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कमेंट्स में लिखकर दिखाओगे तो इस बहाने याद हो जाएगा। डूअर इज मोर इंपोर्टेंट देन द वर्क, यानी कि जो काम करने वाला है, जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, या फिर हम कहें तो जो हमारे सेंटेंस का डूअर है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई भी डूअर अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो डूअर के ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का मतलब हम सेंटेंस की शुरुआत में ही सब्जेक्ट को लिखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत में ही हम सब्जेक्ट को लिखते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप उसी को सबसे पहले मेंशन करते हैं। आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप उसी का जिक्र सबसे पहले करते हैं। ठीक है बेटा, और पैसिव की अगर हम बात करें तो पैसिव में हमें समझ आया कि किया गया काम, यानी कि वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर, यानी कि जो किया गया काम है वो बेहद ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी, ना कि काम करने वाला। इसलिए जब हम इस डूअर की बात करते हैं तो डूअर को सेंटेंस के आखिर में लिखा जाता है और कभी कभी छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है ना, देखो, जो चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसका जिक्र ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे है ना, आप अगर किसी, आपकी लाइफ में किसी चीज की अगर इंपॉर्टेंस नहीं है आप उसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं।
है ना। और अगर जिक्र भी करोगे तो उसका जिक्र बिल्कुल आखिर में करोगे, है ना। चलो मैं अगर आपकी बात करता हूँ, आपके घर में क्या क्या सामान रखा है उसमें अगर आप लिस्ट बनाओगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका जिक्र सबसे आखिर में आएगा। अरे है ना। और सबसे आखिर में जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका जिक्र शुरुआत में आएगा, और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसका जिक्र लिस्ट में सबसे आखिर में आएगा। यही तो होगा भाई, है ना। फिर मेरे बच्चों हम लोगों ने एक प्यारी सी बात ये समझी कि किए गए काम का मतलब क्या है। किए गए काम का मतलब हमें समझ में आया कि सेंटेंस की शुरुआत में हमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिले और पैसिव की मिनिमम कंडीशन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें मिले, है ना। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस एक्टिव से पैसिव की जब हम बात करते हैं तो इस एक्टिव से पैसिव को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बार अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है? हम्म ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई? ठीक है। ट्रांस का मतलब होता है चेंज होना, और फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर। तो चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। ठीक है ना जी। यानी कि जब भी हम किसी लिखे हुए सेंटेंस का जब भी हम किसी लिखे हुए सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बदल दें, है ना, किसी भी लिखे सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हम बदल दें लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलता। आपके दिल में सवाल आएगा जी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? आपके दिल में आएगा जी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? तो पहले दिन की क्लास रिवाइज करो भाई। पहले दिन की क्लास में हमने एक प्यारी सी बात समझी थी। स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्द व्यवस्था, है ना। यानी कि शब्दों की व्यवस्था भले ही बदल दी जाए, शब्दों की व्यवस्था भले ही बदल जाए, लेकिन हम सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलते। अब किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम शब्दों की व्यवस्था देखें तो तीन शब्दों का जिक्र हमें याद आता है। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कहा? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट बदलने का मतलब भाई सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट पहले, है ना, और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और भाई इस सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसे हम ऑब्जेक्ट की जगह लेकर जाते हैं। ये है एक ट्रांसफॉर्मेशन का नियम। ये है क्या? एक ट्रांसफॉर्मेशन का नियम, है ना। ठीक है बेटा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर आखिर ऐसा कैसे होता है ना। आपके दिल में आएगा ऐसा कैसे होता है। चलो कोई बात नहीं, अभी रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ भाई, आपके सामने बड़े ध्यान से इस चीज को देखने की कोशिश करना। मैं आपके सामने चार सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इन चारों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना और आप इसे पहचान के बताएंगे इन चारों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। फटाफट से सेंटेंस पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना जी। फाइन। देखो बच्चों, अब आपके सामने मैंने चार सेंटेंसेस लिखे हैं। लिखे सेंटेंसेस में एक्टिव और पैसिव वॉइस जरा पहचान कर दिखाएं प्लीज।
आवाज भी आ जाएगी बेटा। अब मेरे बच्चों, ये हमारे सामने लिखे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेंटेंसेस, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से समझो। पहले लिखे सेंटेंस में मारने का काम किसने किया? स्नेप ने तो मारने का नहीं काम किया। आप कहोगे सर मारने का काम किया है इस बॉय ने। जिक्र कहाँ मिला? सेंटेंस के आखिर में। इसी की वजह से क्या हुआ बेटा, ये अपने आप में पैसिव वॉइस। क्या हुआ बेटा, ये अपने आप में पैसिव वॉइस। रौनक हैज डन दिस। भाई काम करने वाला कौन है? आप कहोगे रौनक। सेंटेंस की शुरुआत में जिक्र मिला, इसी वजह से हमने मेरे बच्चों इसको क्या कहा? एक्टिव वॉइस। दिस हैज बीन डन बाय रौनक। भाई काम करने वाला कौन है? आप कहोगे सर रौनक है। रौनक का जिक्र कहाँ मिला? आप कहोगे सर सेंटेंस के आखिर में। पैसिव वॉइस हो गया। शी वॉज इन्फॉर्म, उसे सूचना दी गई। अब अगर मैं पूछूं कि भाई उसे सूचना दी किसने, ये काम किसने किया, तो आप ये नहीं बता पाओगे जी ये काम किसने किया। तो भाई अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में डूअर नाम की चीज नहीं लिखी है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से इसे हम क्या नाम देंगे भाई? पैसिव वॉइस, ठीक है। तो मेरे बच्चों एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जब भी हम बदलते हैं तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है, और स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता, ठीक है बच्चों। अब सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता, स्ट्रक्चर बदलता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस कहानी को हम सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स से पढ़ना शुरू करेंगे। और सेंटेंस का सबसे पहला टाइप जो हमने पढ़ा है पहले दिन की क्लास में, इसे हम एजर्टिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटे? एजर्टिव के नाम से जानते हैं। एजर्टिव सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं भाई? आप कहोगे सर सेंटेंस की शुरुआत में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब, और उसके बाद लिखते हैं सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं बेटे? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। सवाल अब ये उठता है कि अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का हम पैसिव बनाएं, अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का मेरे प्यारे दोस्तों हम अगर पैसिव बनाएं, तो पैसिव बनाने का तरीका क्या होगा? है जी, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो भाई इस लिखे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सबसे पहले कहां रखा? सब्जेक्ट की जगह रखा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई है ना? ठीक है बेटा। फिर आती है एक दूसरी बात, और वो दूसरी बात क्या है भाई? दूसरी बात क्या है भाई? ये लिखी हेल्पिंग वर्ब, इसका हम रूप बदल देंगे। मैंने क्या कहा? इसका हम रूप बदल देंगे। रूप बदलने का मतलब क्या हुआ? इस हेल्पिंग वर्ब को हम बदल कर लिखेंगे, और इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया बेटा? है बेटा, हमने इसका नाम दिया चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम दिया बेटा? चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। फिर अब ये हेल्प कैसे चेंज करनी ये भी मैं बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का है भाई। फिर हमें समझ में आई भाई इस मेन वर्ब को हम चेंज करेंगे किसमें भाई? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, है ना बच्चों। फिर इसके बाद आती है खूबसूरत सी चीज, और उसका नाम देख लो क्या खूबसूरत है भाई। इसका नाम खूबसूरत है सुटेबल प्रेपोजिशन। जब भी कोई पैसिव बनाया जाता है तो हम सुटेबल प्रेपोजिशन जरूर यूज करते हैं। आप कहोगे गुरुजी ये बात नहीं समझ आई। भाई प्रेपोजिशन कैसे यूज होती है, एक बार इस प्यारी प्यारी बात को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, आओ देखो बेटा। सबसे पहली प्रेपोजिशन है एक जिसका नाम है बाई। बाई हम तब यूज करते हैं जब हम लिखने का काम करें किसको? नेम ऑफ अ पर्सन को। किसका काम करें भाई? नेम ऑफ अ पर्सन का। एक और प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं विद। क्या कहते हैं बेटा? विद। भाई विद का हम कहा यूज करते हैं बेटा? बेसिक्स पहले समझ लो। कह रहा है क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा? क्वेश्चन तक भी पहुंचाऊंगा, ठीक है, रुको जरा, सब्र करो। अपनी क्लास में पहले बिल्कुल जीरो से लेके चलना है हर एक चीज को। जब तक आप बेसिक्स अच्छे से नहीं समझोगे तब तक टॉप लेवल पर पहुंच नहीं पाओगे। विद हम यूज करते हैं जब हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या? विद हम तब यूज करते हैं जब हम बताना चाहते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम, या फिर अगर मैं कहूं तो किसी भी टूल का नाम। किसी भी टूल का या इंस्ट्रूमेंट का नाम। अब भाई इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेटा? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेटा? भाई इंस्ट्रूमेंट होता है कोई भी ऐसा जरिया। मैं अगर कहूं तो कोई भी ऐसा औजार,
या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे कोई काम किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि देखो मैं लिखने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं, हाँ है ना। टूल क्या है भाई, रिपेयर करने के लिए टूल यूज करते हैं आप, हाँ है ना। प्लास हो गया, पेचकस हो गया, हथौड़ा हो गया, ये आपके टूल हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद एक और प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं इन। इन हम तब यूज करते हैं जब हम बताने का काम करते हैं किसी भी मीडियम को। मीडियम का मतलब जिसमें कोई चीज रखी जाए या जिसमें कोई चीज समा जाए। भाई मेरी जो चाय है वो किस में है, आप कहोगे सर इस प्याले में आपकी चाय है कि नहीं, क्या कहोगे बेटा, आप कहोगे सर इस प्याले में आपकी चाय है। आगे आती है एक अगली बातचीत मेरे दोस्तों, और वो अगली बातचीत क्या है भाई, हम एक और प्रेपोजिशन यूज करते हैं एट। एट हम यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज का जिक्र करते हैं। मैंने क्या कहा, जब हम किसी भी चीज का जिक्र करते हैं, ना तो वो इंसान है, ना इंस्ट्रूमेंट है, ना टूल है, ना कोई मीडियम है। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद एक आती है क्या चीज, प्रेपोजिशन टू। टू हम यूज करते हैं कुछ खास वर्ब्स के साथ, जैसे अगर हम यूज होता हुआ देखें क्या चीज, नो की पैसे हो, ठीक है। या फिर हम लोगों को अगर लिखा हुआ मिलता है क्या चीज, मैरी का पैसिव, या फिर हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है कुछ और ऐसी पैसिव्स, ठीक है ना, तो वहां हम टू का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बताऊंगा कैसे होता है ये। अभी तो हम छोटी छोटी चीजों के बेसिक्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना, चीजों को आसान बनाने का तरीका बना रहे हैं। ठीक है बेटा। अब देखो इस ऊपर की ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे प्यारे दोस्तों, इस ऊपर वाली ट्रांसमिशन में यहां सारा का सारा प्रोग्राम तो हमने सेट कर दिया। हमारे पास एक ही खिलाड़ी बचता है, क्या चीज, सब्जेक्ट। जब हम इस सब्जेक्ट को इस प्रेपोजिशन के बाद लिखते हैं तो ध्यान रखना, फिर से ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को लिखते हैं तो वो सब्जेक्ट अलग नहीं हो सकता। किससे अलग नहीं हो सकता भाई, इस प्रेपोजिशन से वो अलग नहीं हो सकता। इसीलिए उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना कहकर प्रेपोजिशन के साथ जुड़कर वो क्या बन जाता है भाई, कौन है वो, कौन है, कहां से वो आया, है भाई। क्या बन जाता है मेरे दोस्तों, ये बन जाता है आपका एजेंट। क्या बन जाता है भाई, एजेंट बनता है। प्रेपोजिशन अगर साथ आ गई तो प्रेपोजिशन के साथ हमारा जो सब्जेक्ट है वो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, एजेंट। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप में से कितने लोग स्कूटर गाड़ी चलाते हैं, बताओ जरा। आप में से कितने लोग स्कूटर गाड़ी चलाते हैं, तो लाइसेंस भी होगा आप सभी के पास, बताओ भाई। हम्म, तो आपने अपना लाइसेंस बनाया या बनवाया, अब जवाब दो। आपने अपना लाइसेंस बनाया या बनवाया। तो भाई किसी ने लाइसेंस बनाया नहीं है, लाइसेंस बनवाया है। और जिसने आपका काम किया, आपने अपना लाइसेंस एजेंट के द्वारा बनवाया। एजेंट जो काम जिससे करवाया जाता है। ठीक है बेटा। तो अब ये है हमारी छोटी सी बात, हम लोगों को ये भी बात अभी समझनी है। अब दिमाग में एक दूसरा सवाल उठता है कि सर आखिर ये हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, ये तो बताओ जरा, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। बेटा अभी तो बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक है ना, अब धीरे धीरे आप क्वेश्चंस पर आओगे। देखो दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले एक बात समझी है कि भाई हमारे पास कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं, है ना। और 12 टेंस के परिवार में जो सबसे पहला खतरनाक शिकारी आया वो आया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यहां लिखेंगे और भाई पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यहां लिखेंगे। अरे हाँ है ना। एक्टिव वॉइस को सारे लोग जानते हैं कि सर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या फिर हम लोगों ने डू या डज से काम चलाकर ऐसे टेंस बनाया था, है ना दोस्तों, याद है ना। ठीक है, याद है भाई। अब आती है दूसरी बात कि सर जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए भाई हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हम लोगों ने क्या यूज किया, इज, एम, आर। और पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या भाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या भाई, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। एक एग्जांपल, अब एक एक करके ध्यान से समझते चले जाएंगे, ठीक है भाई। एग्जाम्पल, कर्ण
स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस। बेटा पैसिव बनाओ उसका फटाफट से, पैसिव बनाओ बेटा फटाफट से। पैसिव बनाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आओगे। 3 लैंग्वेजेस, भाई प्लूरल हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? आर। स्पीक की थर्ड फॉर्म हमने लिखी स्पोकन। बोलने वाला कौन है? आप कहोगे करण, इंसान का नाम है। प्रेपोजिशन बाई लगाकर क्या लिखा भाई? करण। बात खत्म। अरे हाँ है ना, बहुत आसान है। पहले बेसिक्स अच्छे से तैयार कर लो बेटा, फिर दौड़ लगाएंगे, सुपर हिट बना देंगे चीजों को। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा एक सवाल, वैदिक मैरिज अमिता। ठीक है भाई, अब इस सेंटेंस का जरा पैसिव बनाकर दिखाएंगे फटाफट से। ठीक है, देखो एक चीज याद रख लेना भाई, ये काम आएगी आगे। ठीक है, जब भी शादी करो, आए हाय हाय हाय, जब भी शादी करो, इधर लिख रहा हूं भाई कोपचे में, ध्यान से समझ लेना। शादी 2 तरह की होती है। ठीक है जी, शादी 2 तरह की होती है। आप बताओ कौन कौन सी शादी होती है? बताओ भाई। लो भाई, नालायक कह रहे हैं, एक खुशी से एक बिना खुशी से। शादी 2 तरह से होती है बेटा, मैं बताता हूं, तुम्हें नहीं पता कुछ भी। ठीक है, शादी 2 तरह की होती है। एक शादी होती है एक्टिव वॉइस में, एक शादी होती है पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक शादी होती है एक्टिव वॉइस में, एक शादी होती है भाई पैसिव वॉइस में। जब एक्टिव वॉइस, इसका मतलब जब आप खुद ब खुद शादी करने के लिए दौड़ो, तो समझ लेना ना तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज करनी है, ठीक है, और ना ही किसी तरह की प्रेपोजिशन की जरूरत है। एक्टिव वॉइस में शादी करना, मैरी करना, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैसिव में जब भी आप शादी करवाएं तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन यूज करनी है, जिसे हम कहते हैं टू। और इस बात का ध्यान रखें बच्चों, कुछ लोग गलत फहमी ऐसी पालते हैं कि लड़के की शादी लड़की से कराई जाए तो टू का यूज करें, लड़की की शादी लड़के से कराई जाए विद का यूज करें। भाई शादी का मतलब शादी ही होता है, किसी की भी किसी से भी करा लो, पैसिव होते ही टू लगाना है। ठीक है भाई, हाँ है ना। कुछ किताबों में ये चीज गलत लिखी है बेटा, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ चीजें गलत लिखी होती हैं, उनको ठीक कर लेना। ठीक है बेटा। तो भाई इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम पैसिव बनाए, कैसे बनेगा बेटा? सबसे पहले कन्या को बुलाओ। ठीक है भाई, कन्या आ गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इज, उसके बाद हमने लिखा क्या चीज? मैरिड। अब भाई वैदिक भाई का नाम हम लिखेंगे तो प्रेपोजिशन सिर्फ एक ही आएगी, और वो कौन सी है भाई? टू। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा आपके सामने, दिस बॉक्स कंटेन्स माई शूज। भाई पैसिव बनाकर दिखाओ। देखो बेटा, इन सेंटेंसेस में सारी चीज क्लियर हो रही है कि प्रेपोजिशन का यूज कैसे होना है, हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलनी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बदलना है। बेटे एक बार इसको बनाकर दिखाओ। इनको भी बनाकर दिखाओ बेटा साथ साथ।
शाबाश बेटा। चलो बेटा, माफी चाहूंगा, चाय पीने लग गया था बेटा। अब आप इसका जब पैसिव बना रहे, सबसे पहले आप लोगों ने लिखा क्या चीज, माई शूज, प्लूरल होने की वजह से आपने कहा आर, फिर उसके बाद आपने लिखा कंटेन। अब एक बात बताओ, आप किसी भी बॉक्स में शूज रख रहे हो, तो बॉक्स में आपके शूज समा गए, तो प्रेपोजिशन कौन सी यूज करोगे भाई, इन। उसके बाद आप क्या लिखोगे, दिस बॉक्स। इजी बेटा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, समीर नोज किरण। सबसे पहले किरण का जिक्र हम करेंगे, हाँ है ना। आगे लिखा हमने इज, भाई नो के पैसिव के लिए नोन। थोड़ी देर पहले ही मेरे बच्चों आपको मैंने बताया था कि नो के पैसिव में हम क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन टू यूज करते हैं। ये लिख दिया भाई टू, और उसके बाद मैंने लिख दिया आपके सामने समीर। इजी हो गया बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अनिल किल्स अ स्नेक, सवाल का पैसे बनाने के लिए अ स्नेक इज किल्ड बाय अनिल। बेटा यही लिखा है सेंटेंस, अरे बोलो हाँ। अब अगर इस सेंटेंस में छोटा सा परिवर्तन कर दिया जाए, इस सेंटेंस में अगर छोटा सा परिवर्तन कर दिया जाए, इस अनिल को हटाकर अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख दूं एन एरो, है जी। अगर इस यहां अनिल को हटाकर लिख दिया जाए एन एरो, तो आप सेंटेंस में क्या करोगे भाई, आप कहोगे सर फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हम यहां पर इस एजेंट की जगह क्या लिखेंगे, एन एरो। पर एरो अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए किसी को मारा गया। तो बेटे टूल और इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या यूज करते थे हम, बोल नहीं रहे हो भाई, है जी। आप कहोगे विद, अरे हाँ है ना। तो भाई इसी की वजह से हम लोगों को यहां पर क्या यूज करना पड़ा, विद। ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर हो रही हैं अच्छे से। हम्म, बेसिक्स क्लियर हो गए अच्छे से। हम एक बात क्या समझ पाए, स्ट्रक्चर कैसे बदलता है, हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलती है, प्रेपोजिशन का यूज कैसे होता है। बेटे बात समझ में आ गई, हाँ है ना। तो अपन एक काम कर लेते हैं, पहले हम सारे के सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलती है एक बार इस चीज को जस्टिफाई कर लेते हैं। ये तो होगी छोटी सी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की, है ना बेटा। अब एक काम करते हैं, सारे के सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब चेंज करना सीखते हैं। देखो बच्चों, हमें पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है भाई, इज एम आर, और कॉन्टिन्यूस की वजह से हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बात दिल में रखना हमेशा, जिस टेंस के पास अपनी हेल्पिंग वर्ब है, मैंने क्या कहा, जिस टेंस के पास अपनी हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को पैसिव में एज इट इज यूज करना है। ठीक है बेटा, इसका मतलब देखो जो हेल्पिंग वर्ब है आपके टेंस के पास, उस हेल्पिंग वर्ब को आप एज इट इज यूज करेंगे। ठीक है, पैसिव के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, आप कहोगे सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अरे हाँ है ना। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए तो इस फर्स्ट फॉर्म के साथ ये जो आईएनजी जुड़ा है इसका हम क्या करें, टेंशन नहीं लेने का। थारा भाई जोगिंदर बैठा है, करोगे क्या भाई, जो बी की बात हम करेंगे इसके साथ हम आईएनजी को जोड़ देंगे, हाँ है ना। तो बात क्या समझ में आई मेरे बच्चों, कि इस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को पैसिव में भी मेंटेन करने के लिए हमने बी के साथ जोड़ दिया। ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी ने साथ नहीं छोड़ा, है ना बेटा। सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, फिर एक एक करके प्रैक्टिस लेके चलेंगे आपके साथ। ठीक है मेरे बच्चों, एक अगला टेंस आता है हमारे सामने, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। भाई फटाफट से देखते चले जाओ हेल्पिंग वर्ब कैसे बनती है। देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज हैव एज इट इज यूज करेंगे, है ना। भाई इसके पास पहले से ही थर्ड फॉर्म है, पैसिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म एज इट इज नहीं लिखेंगे, बी की मदद लेकर चले हैं। तो भाई हमने यहां पर क्या कर दिया दोस्तों, हमने एक प्यारी सी काम कर दिया, क्या चीज, बी के साथ आईएनजी को नहीं, थर्ड फॉर्म की वजह से बी की थर्ड फॉर्म ले ली, बी के साथ आईएनजी कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट में बीन, पक्का हो गया जी रिश्ता। अरे भाई हाँ है ना, पक्का हो गया रिश्ता। ठीक है ना, हर एक कॉन्टिन्यूस के बाराती को बींग के साथ और हर एक परफेक्ट के बाराती को बीन के साथ हम पान मसाला खिलाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो एक बहुत खूबसूरत घटना घटने वाली है, और वो घटना क्या है,
प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो बेटे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आप कहोगे सर हैज, है, उसके साथ बीन और उसके बाद फर्स्ट वर्ब के साथ क्या जोड़ दोगे? आईएनजी। हाँ ना मेरे बच्चों, जब पैसिव आप बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज उठा के लाओगे। हाँ ना, लो भाई मैंने लिख दिया हैज, है, उसके बाद मैंने लिख दिया बीन। अरे हाँ ना अब थोड़ी ही देर पहले दोस्तों हमने एक बात समझी थी कि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी का हमने क्या किया था? आप कहोगे सर आपने बीइंग लगा दिया था। अरे हाँ ना, गौर से देखना इस बातचीत को, एक गड़बड़ हो गई है। गौर से देखना इस बात को, एक गड़बड़ हो गई है। पता है क्या गड़बड़ हो गई है? आप कहोगे सर बी की ही थर्ड फॉर्म और बी के साथ आईएनजी एक साथ एक ही सेंटेंस में दो दो बीबी है, एक साथ एक ही सेंटेंस में दो दो बीबी की फॉर्म, पूरा सुन लो नलायकों, एक साथ दो दो बीबी नहीं चलेंगी गुरुजी, ये तो कतई जहरीला काम हो गया है। इस तरह का पैसिव हम नहीं बना पाएंगे ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज पहले से भी पता थी कि सर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनाते। आज वजह समझ आ गई होगी क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि इसमें एक साथ बी की थर्ड फॉर्म और बी की आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते। चलो मजा आ रहा है कि नहीं भाई? साथ साथ बताते चलना दोस्तों। जिसको मजा नहीं आ रहा है उसकी टी शर्ट में कॉकरोच छोड़ने वाला हूं मैं, पक्की बात है बेटा। पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? या तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, है ना। अब बच्चे पैसे बनाने के लिए इसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हम पहुंचे वॉज वर्ब के पास और इसके साथ लगा दी भाई क्या चीज? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है, क्या चीज लगा दी भाई? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक सज्जन पूछ रहे हैं जी बाई का क्यों यूज करते हैं? बेटा देखो, जब भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं ना तो कुछ चीजें हमें मानकर चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज को बनाने वाले लोगों ने उसको ऐसे माना है। कुछ चीजों को मेरे बच्चे में मानना पड़ता है। पैसे बनाने के लिए हमें प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है। कारण उसके भी बताए जा सकते हैं, लेकिन उन कारणों पर हम यहां नहीं काम कर पाएंगे, वो आपके लिए यूजलेस नॉलेज है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना समझो, पैसे बनाने के लिए जब भी हम सब्जेक्ट को एजेंट बनाते हैं तो प्रेपोजिशन उसके साथ जोड़कर लिखना पड़ता है, बस। ठीक है, बस, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारा कुछ बताया जा सकता है, लेकिन वो आपकी परेशानी बढ़ा देगा बेटा, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हमें पता है भाई, वॉज वर्ब के साथ हम क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। अब मेरे बच्चों आपको ये याद है, जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है उस हेल्पिंग वर्ब को हम जिक्र में लिखेंगे, है ना भाई। इस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या करना है सभी को पता है भाई। इस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हम क्या करते हैं भाई? आप कहोगे सर बीइंग जोड़ते हैं थर्ड फॉर्म, इसके बाद आगे कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं भाई। आओ बच्चे, टेंस की सारी लिस्ट बना के चलेंगे, फिर आगे प्यार करेंगे भाई अलग अलग क्वेश्चंस का लेवल उठा के। पास्ट परफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं बेटा हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बोलो हाँ भाई। इस हेड की वजह से हेल्पिंग वर्ब हमारी यही रही, है ना। परफेक्ट के लिए हमने क्या यूज किया था? देखो जरा ध्यान से, आप कहोगे सर हमने यूज किया था बीइंग। अरे हाँ ना, तो पास्ट परफेक्ट के पैसे में क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हाँ ना। चलो चलो अगली बात को समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो वैसे ही आप लोगों की कॉमन सेंस जाग रही है कि यहाँ क्या होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी लिखूंगा, मैं रुकेगा नहीं साला। ठीक है जी, हाँ, मैं रुकेगा नहीं, मैं फिर भी बताएगा कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। सभी शिकारियों को पहले से ही पता चल गया है क्या गड़बड़ होने वाली है ना। इस आईएनजी की वजह से हमें क्या यूज करना पड़ा बेटा? आप कहोगे सर बीइंग, है ना। तो सभी के सभी शिकारियों को पहले से ही पता था कि क्या गड़बड़ होगी गुरुजी, है जी। गड़बड़ ये होगी सर, एक साथ दो दो बीबी की फॉर्म नहीं चलेंगी, है ना। और इसी वजह से इसका पैसिव नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, अब रीजन पता चल गया पैसिव इसका क्यों नहीं बनता। और किसी भाई ने पैसिव बना दिया तो वो गदर है भाई, वो हमारा गदर है, सनी देओल है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। आओ बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट से मिलते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है बेटा? विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव बनाने के लिए करना क्या है? इस विल शैल को उठाकर लाएंगे, यही हेल्पिंग वर्ब हमने रखी भाई। पैसिव बनाने के लिए बी लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म लगा दी।
ओके बच्चे, अब एक बात मुझे याद आती है बेटा, और वो बात ये है, हम लोगों ने टेंस में तो ये समझा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल और शेल है ना। लेकिन जब हम आगे बढ़े और मॉडल एक्सिलरीज हमने पढ़ा, तब हमें पता चला कि ये विल और शेल किसी टेंस का नाम नहीं है। ये विल और शेल बेसिकली मॉडल एक्सिलरीज है। क्या है बेटा? ये अपने आप में मॉडल एक्सिलरीज हैं। तो हमें फिर ये भी बताया गया था, हमें मेरे प्यारे दोस्तों ये भी बताया गया था कि मॉडल एक्सिलरीज के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव बनाने के लिए हमने फिर क्या तरीका अपना लिया भाई, मॉडल एक्सिलरीज के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म। अरे हाँ है ना, वेरी सिंपल। मॉडल एक्सिलरी किसी का भी पैसिव बना लो, बस उसके साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म की हमें जरूरत है। ठीक है बच्चे, आगे आओ भाई। आगे क्या कहना है, आओ भाई। फ्यूचर के अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें, तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस क्या कहता है, विल शेल के साथ बी लगाकर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मेरे बच्चों, हम इस विल शेल बी को उठाकर लाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पहले से ही आप लोगों को पता होना लग गया है कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। इस आईएनजी की वजह से हम क्या जोड़ने वाले हैं, आप कहोगे सर बीइंग जोड़ने वाले हैं। इससे देख देख सोना, तुरंत देखते ही हमें समझ में आया, रे गुरुजी एक साथ दो दो बीबी ना जी ना, कतई नहीं चलेंगी, पैसिव नहीं बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा, है ना बच्चों? क्या कहोगे भाई? पैसिव नहीं बनेगा। भाई अगर पैसिव नहीं बनेगा तो छोड़ दो, एक अगले टेंस की बात करते हैं भाई। बस दो बातें और फिर प्रैक्टिस करेंगे सर, है ना जी। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे हम। सर 2 मिनट रुक जाओ बस, अभी निपटा दे रहे हैं। विल शैल हैव, ठीक है बच्चे। पैसिव बनाने के लिए हमने इस हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठाया मेरे बच्चे, और हमने लिखा क्या चीज, विल शैल हैव। तो चल जाएगा, परफेक्ट की वजह से हम क्या यूज कर रहे थे बेटा, बीन यूज कर रहे थे, आ गया। और भाई इसका थर्ड फॉर्म आ गया, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनेगा। ठीक है, एक बात और समझ लो बेटा, फिर आप आराम से इसको लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि बेटा इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। अच्छा आप मुझे बता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाएंगे क्या? आप कहोगे सर ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाया है ना आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाया, तो फिर आप कहोगे गुरुजी इसका पैसिव कैसे बनेगा, है ना। इसमें भी वही लड़ाई आएगी। देख लो भाई, है जी, इसको आपने उठाया और भाई लिखने का काम किया, क्या चीज, विल शैल हैव, और उसके बाद आपने क्या लिखा भाई, बीन। और इस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से आपने क्या लिखने का काम किया, बीइंग। लड़ाई हो गई भाई, क्या लड़ाई हो गई, आप कहोगे सर एक साथ बीबी दो नहीं चलेंगी, इसलिए इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार मेरे बच्चों फटाफट से नजरें निकाल लो, फिर छोटी सी बात और उसके बाद प्रैक्टिस का साथ।
आओ बच्चों, चलो देखो अभी सारी कहानी का कंक्लूजन क्या है। देखो भाई, 12 तो हमारे टेंस रहे, है ना। 12 में हमें ये पता चला कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता। कैलकुलेशन अगर देखें तो 8 टेंस हैं जिनके हम पैसिव बना सकते हैं, और इसके साथ एक रहा भाई मॉडल एक्सिलरी जिसका हम पैसिव बना सकते हैं। तो अब तक कुल मिलाकर 9 ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनका पैसिव बनाने की जानकारी हम लोगों को हुई है। अब इन 9 हेल्पिंग वर्ब्स का पैसिव कैसे कैसे बनाना है, किस तरह से पैसिव बनाना है, अब मेरे साथ मिलकर भाई आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और धुआं उड़ाएंगे, रंग जमाएंगे। ठीक है भाई, आपके स्क्रीन पर मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, आप उनका पैसिव बनाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, स्क्रीन पर क्वेश्चंस लिखूंगा, आप उनका पैसिव बनाएंगे। ठीक है, पैसिव बनाओ जैसा आपका मन करे, गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस पैसिव बनाने की कोशिश करो। ठीक है जी, देखो बेटे बड़े ध्यान से पैसिव बना, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं। शाबाश बेटा, वेरी गुड। वेरी गुड, बनाने हैं बेटे। देखो गलत हो जाएंगे कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश भी ना करें ये बहुत मुश्किल हो जाए। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की ट्राई करनी है बेटा।
शाबाश। शाबाश बेटा। देखो मेरे साथ मिलकर समझो इन सेंटेंसेस में क्या हुआ। ठीक है जी, सबसे पहले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, मोहन कुड हेल्प देम। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट है, उसी लिखे हुए सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो प्रोनाउन की एक खास बात होती है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट की जगह मी बन जाएगा, और मी अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो आई होगा। इसी तरीके से वी को हम अस में, और अगर हम बात करें तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही रहता है। भाई इस ही की बात करें तो हिम हो जाना है, ठीक है ना। ही की अगर हम बात करेंगे तो मेरे बेटे हिम हो जाना है। शी की अगर बात करें तो हर, और भाई अगर इट की बात करें तो इट ही रहता है, और दे की बात करें तो देम। ये प्रोनाउन का चेंज है। क्यों बता रहा हूं ये चीज, आप जब इस देम को सब्जेक्ट की जगह लेकर आओगे तो ये सब्जेक्ट का रूप लेता है दे। कुड मॉडल एक्सिलरी है, एज इट इज रह गया। हमने मॉडल एक्सिलरी के साथ अभी अभी ये समझा कि मॉडल एक्सिलरी का पैसिव बनाने के लिए बी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लिख देंगे, क्या दिक्कत है। हमने लिख दिया भाई दे कुड बी हेल्प, और उसके बाद बना दिया इसका एजेंट, क्या हो गया भाई, बाई मोहन। क्वेश्चन 2, राम हैज डिमांडेड 3 बैग्स। हमने इसका पैसिव बनाया 3 बैग्स, प्लूरल होने की वजह से मेरे बच्चों, बैग्स है ना, प्लूरल होने की वजह से है। और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में, भाई परफेक्ट के पैसिव के लिए क्या यूज करेंगे, आप कहोगे सर बीन का यूज करेंगे। बीन लगाकर हमने फिर लिखी थर्ड फॉर्म डिमांडेड, और भाई यहां देखो क्या लिखा है, राम इंसान का नाम है, एजेंट बनाने के लिए बाई राम लिख दिया, है ना भाई, मजेदार है कि नहीं। बताओ भाई, कोई ऐसी चीज जो मुश्किल लग रही हो, परेशान कर रही हो, दिक्कत कर रही हो, ठीक है, जुल्फे सवार ली, माहौल सेट हो जाएगा, है जी। नमन डज नॉट वेस्ट वाटर, तो हमने इसका पैसे बनाया वाटर इज नॉट वेस्टेड बाय नमन। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। किरण नोज दिस एड्रेस, पैसे बनाने के लिए हमने शुरुआत में लिखा दिस एड्रेस इज, मेरे बच्चे नो के थर्ड फॉर्म हमने लिखी। हमें ये बताया गया है कि नो का जब भी हम पैसिव लिखते हैं तो हमेशा उसके साथ प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, आप कहोगे सर टू यूज करते हैं, तो टू लिखना है और आगे लिख देना है भाई किरण को, अरे हाँ ना, किसको लिख देना है भाई, किरण को लिख देना है। ठीक है भाई, किरण लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है भाई, है भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, बात क्लियर है। तो भाई अगले सेंटेंस का बनाते हैं, वी विल असिस्ट द लीडर। हमने सबसे पहले लिखा द लीडर। अब एक बात ध्यान से समझना भाई, आप लोगों ने मेरे साथ मेरे बच्चों मिलकर फ्यूचर इंडेफिनिट जब पढ़ा तब आपको एक बात बताई थी कि आई और वी के साथ, मैंने क्या कहा, आई और वी के साथ हम शेल यूज करते हैं, अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज करते हैं, कब, जब बात नॉट फिक्स्ड की हो, है ना। ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों अगर हम कहानी को उलट दें, यानी कि आई और वी के साथ विल यूज करें, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर शेल यूज करें, तो ये बात अपने आप में फिक्स्ड को बताती है। अरे हाँ है ना, तो भाई ध्यान से देखो ना जरा, वी के साथ विल लिखना, ये बिहेवियर कौन सा है भाई, फिक्स्ड है। तो लीडर अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, शेल। यहां पर कई लोगों ने विकेट गिरवा ली, मजा ही आ गया। यहां पर कई लोगों ने विकेट गिरवा ली, मजा ही आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, द लीडर शेल बी असिस्टेड बाई अस। ठीक है जी, ये विल और शेल कैसे चेंज हो बेटा, जिन्होंने टेंस ठीक से नहीं पढ़े हैं वो प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने टेंस ठीक से नहीं पढ़े हैं वो ठीक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, है ना, ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा, ओके बेटा, चलो भाई अब चलते हैं आगे। आशा मस्ट पे द ड्यूज, पैसे बना देते हैं। आपने पहले लिखा द ड्यूज मस्ट बी पेड बाय आशा, वेरी इजी। बताओ जरा भाई, 6 क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, एक बार मुझे ये बताओ बेटा 6 क्वेश्चंस में आपका क्या स्कोर है।
बता दो जरा। शबश शबश। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं। ठीक है ना, मजा आना चाहिए बस। ठीक है जी। चलो बेटे, इन लिखे हुए 5 सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाओ। पहले इन लिखे हुए 5 सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और आंसर्स को वेरीफाई करते हैं। देखो, कुछ बच्चों ने पहली हथियार डाल दी, कहते जी पहली पैसिव लिखी हम का क्या करें। समझो, चीजों को समझो बेटा। रहीम कैन मेक मैनी काइट्स, पैसिव बनाना यहीं से शुरू करोगे भाई। भाई देखो, जो भी आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को ही सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह लिखोगे, तभी तो पैसिव बनेगा। तो मैनी काइट्स से आपने पैसिव बनाया और कहा मैनी काइट्स कैन बी, और उसके बाद लिखा आपने मेड बाय रहीम। ठीक है भाई।
क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। दे प्रिपेयर वेरियस ड्रेसेस, ये ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट की जगह लिखेगा, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से आप क्या लिखोगे, आर, और फिर आपने लिखा प्रिपेयर्ड बाई देम। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पैसिव बनाने के लिए द थीफ आप लिखोगे वॉज अरेस्टेड बाई द पुलिस, यही लिखोगे बेटे, है ना। ठीक। अब क्वेश्चन 4 और 5 को लेकर झगड़ा हुआ भाई। पता है किस बात का झगड़ा? क्वेश्चन 4 और 5 को देखकर बच्चे कह रहे हैं कि ये तो पहले ही पैसिव में है। अरे भाई ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है, एक्टिव है पैसिव बनाओ, पैसिव है एक्टिव बनाओ। फिर आपने कहा सर यहां तो एक और लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया कि सर इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें एजेंट तो लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा। एक बार वापस डेफिनेशन पर आओ, एक बार वापस डेफिनेशन पर आओ। देखो पैसिव की डेफिनेशन क्या लिखी थी, किया गया काम ज्यादा जरूरी होता है डूअर से। तो डूअर लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता। बेटे यही पढ़ा था, डूअर लिखा हुआ भी हो सकता है और नहीं भी, यही है। जब लिखा हुआ भी हो सकता है डूअर और नहीं भी, तो ये बात हमें समझ आ रही है। क्वेश्चन 3 का जब हमने पैसिव बनाया तो क्या लिखा, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पैसिव बनाने के लिए क्या लिखा, द थीफ वॉज अरेस्टेड। तो ये बात अंडरस्टूड है ना कि भाई अरेस्ट कौन करेगा, भाई किसी भी चोर को अरेस्ट कौन करेगा, अंडरस्टूड है, कौन करेगा, पुलिस करेगी। तो आप इस लिखे हुए बाय द पुलिस को ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं, लेकिन हमें अंडरस्टूड है ना, क्योंकि अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करेगी और ये अपने आप में एक जनरल डूअर है, हर कोई जानता है भाई अरेस्ट करने का काम कौन करेगा। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना। द न्यूज वॉज पब्लिश्ड, हर किसी को पता है कि भाई न्यूज पब्लिश कौन करेगा, आप कहोगे न्यूज पब्लिश करेगा भाई एडिटर। अरे हाँ ना, न्यूज कौन पब्लिश करेगा भाई, एडिटर ही तो करेगा। तो ऐसे पैसिव में हम डूअर को एज्यूम करते हैं, और क्या एज्यूम करते हैं कि ये काम जनरली कौन करता है। ठीक है। अब इसका एक्टिव बना डालते हैं, ले भाई एडिटर पब्लिश्ड द न्यूज, लो भाई खत्म। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में भी आ जाओ, है ना जी। अरे बोलो हाँ। ठीक है बेटा, भाई बात समझ में आ गई ओ मेरे बच्चों। ठीक है। यहां पर कमरे को साफ करने का काम कौन करेगा, आप कहोगे बाय द क्लीनर। बाय द क्लीनर यही तो लिखोगे भाई, इसका एक्टिव बनाना है, लो सफाई करने वाला द क्लीनर, आगे लिखोगे विल क्लीन द रूम। भाई क्लीनर की जगह क्या हो सकता है, क्लीनर की जगह कौन हो सकता है भाई, स्वीपर हो सकता है, समवन हो सकता है, भगवान जाने किसने कमरे को साफ किया। अरे हाँ ना, कोई भी डूअर एज्यूम किया जा सकता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि सर हमें कौन सा लिखना चाहिए। पहली बात तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना नहीं है, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं है। आपके सामने एक क्वेश्चन होगा दोस्तों, और उसकी आपके लिए 4 चॉइसेस होंगी। क्वेश्चन सामने होगा, 4 चॉइसेस होगी, उनमें से किसी एक को टिक करना है। ठीक है बेटा, ठीक है। हम तो बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं बात को। हम बेसिक से लेकर क्यों चल रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को समझते हुए हम आगे चल रहे हैं। समझ आया मेरे बच्चे? अरे बोलो हाँ। ठीक है बेटा, चलो फिर से 5 क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, ना भाई ना, प्रैक्टिस करो। पिछली क्लास थोड़े समय के लिए ही हुई थी, आज हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है जी। सेंटेंसेस के पैसे बनाए जी। लुक्ड आफ्टर लिखा है।
चलो बेटा, 5 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, बनाकर दिखाओ। चलो बेटा, 5 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, बनाकर दिखाओ, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चों, अब कहानी को समझते हैं। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, इन 5 क्वेश्चंस में क्या है प्यारी प्यारी बात समझने की। पहला सवाल, अगर मैं पैसिव की तरह लिखता हूं तो सेंटेंस बना, अ न्यूज़पेपर, भाई ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, इसी वजह से हमने लिखा वॉज आस्क्ड। अब दिल में ये आया कि हम इसके बाद इस फोर का क्या करें। अब मेरे बच्चों के दिल में ये आया कि इस लिखे हुए सेंटेंस में इस फोर के बाद हम क्या करें। ये सवाल मेरे बच्चों के दिल में आया कि गुरुजी इस लिखे हुए फोर का हम क्या करें। क्या इस फोर को लिखें, क्या इस बाई को लिखें, दोनों को लिखें या दोनों को छोड़ दें। ये सवाल दिल में आया। सवाल बिल्कुल प्यारा है। देखो मेरे बच्चों, एक बहुत खूबसूरत सी चीज है और इस खूबसूरत सी चीज को वोकैबुलरी सेशंस में पढ़ाया गया है, जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चों फ्रेजल वर्ब। क्या पढ़ाया गया भाई? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होती क्या है? फ्रेजल वर्ब होती है किसी भी वर्ब के साथ, मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी प्रेपोजिशन, किसी भी वर्ब के साथ किसी भी प्रेपोजिशन को जब हम जोड़ते हैं, तो जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ये दोनों की दोनों चीजें आपस में जुड़कर एक ईडियम का काम करती हैं। किस चीज का काम करती है बेटा? ये दोनों की दोनों चीजें मिलकर एक ईडियम का काम करती हैं। इसका मतलब एक मुहावरे का काम करती हैं। मैंने क्या कहा? किस चीज का काम करती हैं? आप कहोगे सर एक मुहावरे का काम करती हैं। जैसे मैंने आपको कहा लुक अप। लुक अप का मतलब क्या होता है? टू सर्च। मैंने कहा लुक आफ्टर, तो इसका मतलब किसी के बाद नहीं देखना, इसका मतलब होता है टू टेक केयर, किसी का ध्यान रखना। ठीक है भाई। मैं अगर कहूं लुक अवे मीन्स टू इग्नोर। ठीक है भाई। मैं अगर कहूं
लुक फॉर, तो इसका मतलब टू सर्च समवन, किसी इंसान को ढूंढना। ठीक है जी, फाइन। अगर मैं कहूं आपको लुक आउट, तो इसका मतलब टू बी अलर्ट, या फिर किसी को हम कहते हैं टू माइंड, किसी चीज का ध्यान रखना। अब आप इन चीजों को पढ़ रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि ये प्रेपोजिशन किसी वर्ब के साथ जुड़कर मुहावरेदार भाषा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मुहावरेदार भाषा बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोनों मिलकर ही एक अर्थ बनाते हैं, तो इन दोनों को अलग करना संभव नहीं है। यही एक छोटा सा नियम बनता है, क्या? नेवर स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या हुआ? अलग करना। नेवर स्प्लिट अ वर्ब एंड द प्रेपोजिशन, चाहे एक्टिव वॉइस चाहे पैसिव वॉइस, लेकिन कभी भी हम इस वर्ब और प्रेपोजिशन को अलग नहीं करते। ये दोनों साथ हैं, एक्टिव में भी साथ ही रहेंगे, पैसिव में भी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? देखो ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर लिखा है इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लिखा, ये तो अपने आप में क्या हो गया भाई? फ्रेजल वर्ब हो गया। और ये बाई हम लोगों का इस लिखे हुए पैसिव का एजेंट बनाने के लिए यूज हुआ। तो दोनों के दोनों प्रेपोजिशंस का हम यूज करेंगे, दोनों के दोनों प्रेपोजिशंस का हम यूज करेंगे, हम इन्हें अलग नहीं छोड़ सकते। बात समझ में आ गई बेटा? आ जाओ। तो बेटा दूसरे सेंटेंस का पैसिव हम बनाने की कोशिश करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, बस यही कराऊंगा, टेंशन ना लो बेटा। आपने पहले लिखा द नोट्स, आपने पहले लिखा द नोट्स वर, उसके बाद आपने क्या किया? लुक्ड, और देखो इस फोर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बाई लिखा। ठीक है जी, ठीक है बेटा। आगे सवाल लिखा द बेबी वॉज लुक्ड आफ्टर। अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखना। आपको अगर सर ये तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, बच्चे की देखभाल की गई। आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे की जो देखभाल करने वाला होता है वो कौन होता है? उस इंसान को हम कहते हैं नैनी। क्या कहते हैं? नैनी। उस इंसान को हम क्या कहते हैं? नैनी, जो बच्चे की देखभाल करे। भाई अब अगर बच्चे की देखभाल करे उसे हम नैनी कहते हैं। एक्टिव वॉइस बनाना आसान हो गया, द नैनी लुक्ड आफ्टर द बेबी। ठीक है बच्चे। अगला सवाल है सरीन इज स्टेयर्ड एट। स्टेयर एट का मतलब है ताकना, घूरना। अब भाई ताकने घूरने का काम कौन करेगा? पब्लिक करेगी। कौन करेगा भाई? घूरने का काम कौन करेगा? आप कहोगे सर पब्लिक करेगी, पब्लिक घूरती है। लो जी, एक्टिव वॉइस बना देते हैं, द पीपल। मेरे बच्चों एक छोटी सी बात यही बता रहा हूं, सारे बच्चे इनका नाम मेरे साथ लिखेंगे। 5 ऐसे शब्द जो पी से बनते हैं। मैंने क्या कहा? 5 ऐसे शब्द जो पी से बनते हैं, वो प्यारे प्यारे शब्द। सारे के सारे बच्चे लिखो देखकर कमेंट्स में। पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री। ये 5 पी हमेशा प्लूरल यूज होते हैं, इसलिए इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहती है। 5 पी मेरे साथ कमेंट्स में लिखे। पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री का मतलब किसान वर्ग, हमारे किसान भाई। और पोल्ट्री कौन होते हैं भाई? पोल्ट्री होते हैं जो मुर्गी पालते हैं। ये 5 पी हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, इसका ध्यान रखना मेरे बच्चे। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे भाई जी? यहां हम लिखेंगे द पीपल आर, सॉरी, यहां हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से द पीपल स्टेयर एट, और उसके बाद हमने नाम लिखा सरीन। ठीक है बच्चे, फाइन। आखिरी सेंटेंस का भी हम पैसिव बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे? हमने लिखा द चांस वॉज गिवन अप, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाई ताकत। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों,
तो पहले यहां तक की बात को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। जब यहाँ की सारी बातों को अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से अपने नोट्स देखो। ठीक है, सबसे पहले वॉइसेस की प्यार भरी इंट्रोडक्शन हमने समझी, वॉइसेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, चेंजेस के हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलती हैं, इसको लेकर पूरी कहानी हम लोगों ने समझी। फिर हम लोगों ने बेसिक्स उठाने शुरू किए आप लोगों के साथ, और धीरे धीरे लेवल ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे बच्चों पहले आज यहां तक की बात को अच्छे से पढ़कर आए, फिर मुलाकात